हेलो देयर एंड वेलकम बैक गाइस। पिछले 7-8 सालों में मैंने डिफरेंट बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया। अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज मैंने काम किया, अक्रॉस डिफरेंट निशेस जो है वो हम लोगों ने काम किया। इस दौरान हम लोगों ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करी। एजेंसी बिल्ड करते वक्त कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने लिए और धीरे धीरे हम अपने आप को एज अ बिजनेस इंप्रूव करते चले गए। तो अगर आज मुझे मौका मिलता है और वापस मैं स्क्रैच से अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बिल्ड करता तो किन चीजों का मैं ध्यान रखता, उसी की चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने जाते हैं ना, इट्स अ लीगल बिजनेस, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। तो जब आप बिजनेस करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर तो जो लॉ ऑफ द लैंड होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो बड़े सारे कॉम्प्लियंसेस होते हैं, बड़े सारे कंफ्यूजन आपको होगा। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से उनको इनवॉइसेस जाएंगी, किस तरीके से आप डॉलर्स में पेमेंट को रिसीव करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के क्या क्लॉज हैं, बुक्स को कैसे मेंटेन करना होता है, एक्सपेंसेस किस तरीके से दिखाने होते हैं, आप अपने इनवॉइसेस को किस तरीके से रखेंगे, ये सारे बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। और अगर आप इन सभी को अपने आप से सॉर्ट करने जाएंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई रिकमेंड यू कि स्टार्टिंग में ही आप एक बेहतर सीए के साथ कंसल्ट कर लें, उनको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताएं और उनसे पूछे कि आपको किन किन कॉम्प्लियंसेस को पूरा करना है और उस हिसाब से फिर आप आगे जो है वो तैयारी करना शुरू कर दें। अदरवाइज अगर आप बिना किसी लीगल कंसल्टेशन या फिर किसी सीए वगैरह से राय लिए बिना शुरुआत कर देंगे तो डेफिनेटली आगे जाकर आप फंसने वाले हैं। ऑल्सो करियर के बहुत शुरुआत में मुझे ये बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, बट फिर मैं बहुत सारे डिफरेंट एजेंसी ओनर्स के साथ मिला, उनसे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। फिर मैं डिफरेंट सीए से मैंने कंसल्ट किया, उनसे भी बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। फिर हमने अपने आप को इंप्रूव किया, जो हमारे अंदर कमियां थी उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इट इज वेरी नेचुरल, बट अगर आप डे वन से ही अगर आपको बेहतर कोई सीए मिल जाता है तो आप प्रॉपर उनसे कंसल्टिंग लेकर जो है वो अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं और एक सही तरीके से जो बिजनेस के कॉम्प्लियंसेस होते हैं, लीगल कॉम्प्लियंसेस, उनके हिसाब से आप अपनी एजेंसी को रन कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस चीज में मेरे ओपिनियन से डिफर करें। बहुत सारे लोग ना जब शुरुआत करते हैं अपनी बिजनेस की तो उस वक्त बिगिनर्स को हायर कर लेते हैं। एंड जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस होता है ना, इसमें बिगिनर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत में अगर आपकी एजेंसी बिल्कुल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास ना कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं या एसईओ की सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए इनिशियली एसईओ में काम करने के लिए और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम करने के लिए। अगर आप एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को स्टार्टिंग में ही लेकर आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको उनको ट्रेन करने में चला जाएगा, जिससे आपका जो मेन फोकस है बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर वहां पर नहीं हो पाएगा और आप ऑपरेशंस में ही फंस जाएंगे और फिर ग्रोथ जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये करें कि शुरुआत में आप स्पेशलिस्ट पर्संस को ही हायर करें, जो स्किल्ड हैं, जो अपने काम को जानते हैं, जो आपके काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हायरिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हायरिंग बहुत ही ज्यादा आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, शुरुआत में आपको एग्जैक्टली ये समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि मुझे ना कोई पर्सन किस पर्पस के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा ये काम होना है और इस काम के लिए मुझे इस स्किल सेट के पर्सन की जरूरत है और उनको मैं ना इतना पे कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से जब आपके पास चीजें क्लियर होंगी तो ही आपकी जो हायरिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है। वरना क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों को हायर कर लेंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा और किस पर्सन को कौन सा काम देना है। तो वहां पर आपके टाइम, रिसोर्सेज और आपके फाइनेंसेस, सभी चीजों का जो लॉस है वो होने वाला है। एंड द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर स्टार्टिंग में ही अगर हम स्पेशलिस्ट को हायर कर लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी हमसे मांगेंगे और हायरिंग की अगर हम बहुत ही सॉलिड प्रोसेस बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट की हायरिंग करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स को हायर करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें पैसा तो बहुत ज्यादा लग जाएगा और शुरुआत में हमारे पास पैसा तो होता नहीं है। तो देखिए, इस बात को आप समझिए और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये बात उनको काफी टाइम के बाद समझ में आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी, तो आप ये मान के चलें कि ये भी एक बिजनेस है जैसे बाकी के डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसी एजेंसी से कमाऊंगा और इसी एजेंसी में मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, उससे मुझे ये पता चला कि वो लोग ये चाहते हैं कि वो इसी एजेंसी से अर्न करें और इसी एजेंसी में वापस जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट उसको लगाएं और एजेंसी को ग्रो करें। देखिए, आपको शुरुआत में इनिशियल कैपिटल की जरूरत पड़ती है जो कि बेसिकली आपकी ब्लॉक होती है। यही वो कैपिटल है जो शुरुआत में आप अपने सैलरीज वगैरह के फॉर्म में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि मेरे पास जब पैसे होगा तब मैं अच्छे लोगों को हायर करूंगा, तो आपको शुरुआत में ही ना कुछ कैपिटल आपको चाहिए होती। तो देखिए, कैपिटल का केवल मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप
उस कैपिटल को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट में लगाएंगे, अपने ऑफिस को सुंदर करने में लगाएंगे। कैपिटल को जो आपको लगाना है ना, वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वो आपको आपके मार्केटिंग के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी। दैट्स हाउ द बिजनेसेस आर मेड। एंड ये वाली जो आपकी इनिशियल कैपिटल होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है शुरुआत में, बिकॉज आपको शुरुआत में तो उतना ज्यादा रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू कंसीडर इट एज अ वेरी नॉर्मल बिजनेस। एंड द ओनली पॉइंट इज कि मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है लोगों को ये समझाने में कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ अ बिजनेस। कि बहुत सारे लोग आपको इस टाइप से बताते हैं कि रातों रात आप एजेंसी खोल सकते हैं, 2 महीने का कोर्स करेंगे तो आप एजेंसी खोल लेंगे, या एक वर्कशॉप करेंगे तो आप एजेंसी खोल लेंगे। भाई साहब, एजेंसी खोलना तो दूर, उसके जो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं ना, जो लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होती, उन्हीं को समझने के लिए आपको अच्छा खासा जो टाइम है वो चाहिए। सो इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल बिजनेस। जैसे बाकी बिजनेस में कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वैसे आपको इसके अंदर भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, 100% पड़ेगी, 200% पड़ेगी। अगर आप उस कैपिटल को लेकर इस बिजनेस को नहीं ओपन करेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि जो काम कैपिटल से या पैसे से होना है वो काम केवल पैसे से ही होना है, वो काम मोटिवेशन से नहीं हो सकता, या 10 मिनट के वीडियो को देखने से नहीं हो सकता। ये बिटर ट्रूथ है। एंड द फोर्थ थिंग इज, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया, कि बिगिनिंग से ही आप कोशिश करें कि आप अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, SOPs होते हैं, उनको बनाना शुरू करें, सो दैट आपका जो ज्यादा से ज्यादा काम है ना वो ऑटोमेट हो सके। जैसे आप सेल्स प्रोसेस को बनाने की कोशिश करें कि भाई अगर हमारे पास कोई लीड आती है तो पहले उसकी जो है वो डिस्कवरी कॉल होगी, उसके बाद जो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रपोजल बनाएंगे, उसके बाद हमारी पिच वाली कॉल होगी, एंड देन उसके बाद हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो किस टाइप से चीजें होंगी, तो आपकी सेल्स प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए प्रॉपर, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी मीटिंग कर सकता है, कोई कभी भी कॉल कर सकता है, कोई कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। SOPs हम इसीलिए बनाते हैं सो दैट हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कि अगर हमारी टीम का कोई एक पर्सन जो है वो इस काम को कर रहा है और दूसरा पर्सन भी अगर उसी काम को करे, तो वो डिफरेंस नहीं नजर आना चाहिए। जो कंपनी का एक प्रोसीजर होती है उसी के थ्रू जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो जितनी कोशिश हो सके, जितनी भी प्रोसेसेस को, जितने भी टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, SOPs के फॉर्म में ला सकते हैं। ऑटोमेट करने का यहाँ पर मतलब मेरा SOPs के फॉर्म से है, SOPs के फॉर्म में ला सकते हैं। आप कोशिश करें तो उन सब चीजों को SOPs में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे सेल्स प्रोसेस हो गया, क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गई, कि एक क्लाइंट जब पेमेंट कर देता है, एक क्लाइंट जब ऑनबोर्ड हो रहा होता है, तो हमें 2 दिन का टाइम चाहिए ऑनबोर्डिंग के लिए, 1 दिन का टाइम चाहिए। किस टाइप से हम उनसे एक्सेसेस सारे लेने वाले हैं, कौन कौन से एक्सेसेस हम लेने वाले हैं, उनके पासवर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, बेसिक जो चीजें हैं हमारी, वो सारी चीजें, राइट। उनसे कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, तो वो सारी जो आपकी प्रोसेस है ना, दैट शुड बी प्री डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ SOP। आप हमेशा ना 100% सॉलिड SOP नहीं बना सकते, सिचुएशन के हिसाब से 2-4-5% वहां पर ट्विक्स रहते हैं। रिपोर्टिंग के प्रोसेस, रिव्यू मीटिंग्स की जो प्रोसेस है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, आपकी एजेंसी किस तरीके से ग्रो करेगी। स्टार्ट क्रिएटिंग स्मॉल गोल्स फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। उनको रिव्यू करें हर 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद आप उनको रिव्यू करने की कोशिश करें कि आपने जो गोल सेट किए थे उनसे आप कितनी दूर है। गोल्स भी रियलिस्टिक सेट करना है, अभी इसके बारे में बात करूंगा। फिफ्थ थिंग इज लर्न डेलीगेटिंग द वर्क टू टीम मेंबर्स। देखिए यहां पर मैं अपना एग्जांपल लेकर चलता हूं। स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सारे काम बेहतर करता हूं, मेरे को SEO भी सबसे अच्छा आता है, मेरे को फेसबुक एड्स भी आता है, मेरे को गूगल एड्स भी आता है। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो टीम मेंबर्स को देनी पड़ेगी, और उनसे जो है वो आपको काम कराना पड़ेगा। सो यू हैव टू लर्न डेलीगेटिंग द वर्ड्स। वरना आपको क्या लगेगा, नहीं ये पर्सन बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा, तभी जो है वो आपका काम जो है वो डिवाइड होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और आप जो अपना बिजनेस है उसको स्केल कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स इन योर टीम, कौन सा काम किसको डेलीगेट करना है, उनके पोटेंशियल के हिसाब से यू शुड नो दिस, राइट। कई बार मुझे पता होता है कि मेरी टीम में इफ देयर इज पर्सन X, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर हमने उनको 4 SEO के प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर हमारी टीम में कोई लेट्स से गूगल एड्स का पर्सन है तो वो पर डे कितने अकाउंट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है। सो ये सारी चीजें जब आपको अपनी टीम के बारे में पता होती है, देन यू बहुत अच्छे तरीके से अपना जो काम है उनको डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब राइट वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू राइट कैंडिडेट, और ये टाइम के साथ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बट अगर ये सारी चीजें मेरे को बहुत पहले पता होती, शुरुआत में पता होती, तो हमें बहुत ज्यादा ना हसल शुरुआत में करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्स्थ इज इफ यू कैन फाइंड आउट अ को फाउंडर विद एक्चुअल डिफरेंट स्किल सेट, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। यहाँ पर मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ना अगर को फाउंडर मिलता भी है तो मेक श्योर करें कि दोनों का जो स्किल सेट है ना वो काफी अलग हो सके, सो दैट दोनों लोग अलग अलग तरीकों से
ऑर्गेनाइजेशन की या एजेंसी की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। अगर दोनों का एक ही जैसा स्किल सेट होगा तो बहुत ज्यादा जो है ना वो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को गूगल एड्स अच्छा आता है तो मेरे को फाउंडर को अगर फेसबुक एड्स अच्छा आता है तो बेसिकली वी कैन कंट्रीब्यूट इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एजेंसी और उनको ग्रोथ में हम मदद कर सकते हैं। अगर दोनों को ही एक चीज ही आएगी तो विच इज लाइक कि हम बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो दिस कैन बी डिफरेंट स्किल सेट इन सेम अरेना। आई मीन टू से कि अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ही दोनों लोग हो तो ऐसा हो सकता है कि एक को फेसबुक एड्स आता है, एक को गूगल एड्स आता है। या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि इफ यू आर इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग यू अंडरस्टैंड द एड्स इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग, और आपके जो को फाउंडर है ही टेक्स केयर ऑफ द फाइनेंसेस एंड मार्केटिंग ऑफ द एजेंसी, तो दैट कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट स्किल सेट एंड 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन विच आप दोनों अलग अलग को फाउंडर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। So this is again a very important thing. 7th is for the growth, try to understand the power of reverse engineering. कहने का सीधा मतलब यह है कि आप केवल सोचेंगे कि मेरे को ना इस फाइनेंशियल ईयर में 5 CR का जो रेवेन्यू है वो करना है, बट जब तक आप उसको रिवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप रियलिस्टिक नंबर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको 5 CR का अगर रेवेन्यू करना है तो हमें कितने क्लाइंट चाहिए, अगर हमें इतने क्लाइंट चाहिए तो इसके लिए हमें कितने जो है वो लीड चाहिए होंगी या कितनी हमें मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट? सो इस तरीके से व्हेन यू रिवर्स इंजीनियर द थिंग्स और उसको आप क्वांटिफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्चुअली हमें ना मंथ में 20 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। फॉर 20 मीटिंग्स वी हैव टू फिगर आउट कि हमें इतना जो है वो लीड जनरेशन करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर होती हैं तो आप बड़े छोटी टाइम स्केल के लिए भी जो है अपने टारगेट्स को सेट कर पाते। तो अगर आपको मंथ के बारे में पता होता है कि मेरे को मंथ में इतनी मीटिंग्स करनी है तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि आप डेली कितनी मीटिंग्स कर सकते हैं और क्या इतनी मीटिंग्स डेली कर पाना फीजिबल है, क्या इतनी लीड्स डेली जनरेट कर पाना टेक्निकली पॉसिबल है, लॉजिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं मोटे मोटे तौर पे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना बहुत बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एक्सेल वगैरह और गूगल शीट्स वगैरह पे फॉर्मूले वगैरह लगा कर ये सारी चीजें करनी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मोटी मोटी चीजें भी आपको समझ में आती है और आप एक रियलिस्टिक नंबर तक पहुंच जाते हैं कि भाई अगर हम ये करेंगे तो वी माइट एंड अप रीचिंग देयर, अगर सारी चीजें ठीक रहीं। अगेन आप इसको बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट नहीं मान सकते बिकॉज ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे अप डाउन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप उस रेवेन्यू तक रीच कर पाए, बट दैट इज द मोस्ट कैलकुलेटेड वे and most quantified way of reaching over there. So whatever growth plans you are having for your agency, अगर आप उनको numbers में ला पा रहे हैं, उनको quantify कर पा रहे हैं, then it's great. That's where आप समझ पाएंगे कि मेरी month on month growth कितनी है। Fine. Otherwise क्या होगा कि वो ख्याली पुलाव बनते रहेंगे आपकी कि हमें तो इतना करना है, हमें तो उतना रेवेन्यू करना है, but is that thing टेक्निकली जस्टिफाइड और नॉट, राइट? वो आपको समझ आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे को 1,20,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए इन 1 ईयर, सो आई कैन गो हेड कि 1,20,000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए साल के अंदर। सो 12 मंथ्स के अंदर मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड विच मीन्स दैट कि मेरे को 30 डेज में जो है वो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो पर डे मेरे को 333 सब्सक्राइबर्स चाहिए। इज इट पॉसिबल? फिर आप अपनी एनालिटिक्स देखोगे कि हाँ भाई क्या ये पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है, लेट्स से अगर मैं मंथ में 10 वीडियोस डाल रहा हूं और उसके बेसिस पे मुझे 100 सब्सक्राइबर्स डेली मिल रहा है, तो क्या मैं इसको थ्राइस करने के लिए 3 टाइम्स अपने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, राइट? या जो भी मेट्रिक आपकी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के पैरेलल चल रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यूज आपके इंक्रीज होते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपका CTR इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका CTR इंक्रीज हो रहा है और आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग लाइक दिस, सो इस केस में अगर व्यूज के बढ़ने से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये आपको एनालिटिक्स में समझ में आ रहा है, सो कैन फोकस ऑन व्यूज, राइट? आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जहां पर आप व्यूज जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करें, अल्टीमेटली आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस टाइप से आप रिवर्स इंजीनियर करके कुछ मैट्रिसेस को डिसाइड करते हैं कि किन के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सो आपको पता है कि अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको अपना क्लाइंटल बढ़ाना पड़ेगा। क्लाइंटल बढ़ाने के लिए आपको जो आपकी नंबर ऑफ लीड्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। सो जस्ट फोकस ऑन नंबर ऑफ लीड्स, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। सो नाउ 8th एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये गलती मैंने शुरुआत में करी हुई थी कि मैंने ना एक अलग से टीम मेंबर या एक सेपरेट डिपार्टमेंट आप कह सकते हो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया था शुरुआत में। आज के टाइम में मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि आपके पास एक टीम मेंबर
ऐसा होना चाहिए जो डेडिकेटली इसी चीज के ऊपर काम करेगा कि भाई बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लीड जो है उनको कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जो है उनको कैसे एक्वायर किया जाए, उसी का प्लान, उसी का एग्जीक्यूशन, उसी के बारे में वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। बिकॉज आप ये सारी जो चीजें है ना, ये ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन से रिलेटेड है, बट आपकी ये जो डेडिकेटेड टीम भी बोल सकते हैं, इसको डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, एक सिंगल टीम मेंबर भी हो सकता है इस चीज के लिए, वो पर्सन इसी चीज के ऊपर काम करेगा कि बिजनेस किस तरीके से डेवलप होगा। और ये चीज डेफिनेटली आपको बिजनेस ग्रोथ में मदद करने वाली है। सो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा अगर मैं वापस आज से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करना स्टार्ट करूं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।